मरकज के बाद सूबाई इलेक्शन होने वाले थे कि बेनजीर का बयान सामने आ जाता है कि किसी पंजाबी को अपना लीडर कैसे मान लें। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे उनके वालिद ने 70 के इंतखाबात में किसी बंगाली को अपना लीडर मानने से इनकार कर दिया था। नवाज शरीफ को सियासत करने का मौका मिल गया। रातों रात पंजाब की दीवारों पर लिख दिया गया, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। इस एक बयान की वजह से बेनजीर को पंजाब में शिकस्त हो गई, जहां वजीर आला बनते हैं मियां नवाज शरीफ। कराची में एक नई कुव्वत MQM 13 सीटों के साथ उभर कर सामने आती है। यानी इस इलेक्शन में भी प्लेइंग फील्ड का फॉर्मूला नाकाम हो गया, मगर कोई बात नहीं, अगले इलेक्शन में फिर ट्राई करेंगे। अगले इलेक्शन का मौका आता नहीं, लाया जाता है। 6 अगस्त 1990 को गुलाम इसाक खान ने बेनजीर पर करप्शन का इल्जाम लगाकर उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया और मुल्क में एक बार फिर नए इलेक्शन होते हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड का स्टाइल भी बदल गया। इस बार पैसा चला और खूब चला और जीते मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। कहा जाता है उन्हें जितवाने के लिए कौमी खजाने से 14 करोड़ रुपए निकाले गए। और ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। असगर खान केस, ये वही साहब हैं जो 1970 में भुट्टो के खिलाफ एक मुहिम का अहम हिस्सा थे, जिनके खत के बाद जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया था। बहरहाल 1990 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, 6 साल बाद 1996 में वो सारा कच्चा चिट्टा लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और फैसला 2012 में आता है, यानी 16 साल बाद। और पता चलता है कि जनरल मिर्जा असलम बेग और जनरल असद दुर्रानी के कहने पर कौमी खजाने से 14 करोड़ रुपए फराहम किए गए, जिनमें से 6 करोड़ सियासतदानों में बांटे गए। This was the funds were related, distributed by the ISI और मिस्टर यूसुफ एडवोकेट। और यूं लेवल प्लेइंग फील्ड के गेम में एक नया करैक्टर दाखिल होता है, हॉर्स ट्रेडिंग। मगर अफसोस ये राज 12 साल बाद अफशा हुए। मिर्जा असलम बेग वजाहतें पेश करने लगे कि उन्होंने तो सदर गुलाम इसाक खान के कहने पर किया था, क्योंकि सुप्रीम कमांडर वही थे। ये लॉफुल कमांड था, एक लॉफुल अथॉरिटी के हाथों। उस वक्त के लोगों को शायद लेवल प्लेइंग फील्ड समझने में मुश्किल हुई हो, लेकिन आज 30 साल बाद जब हम 1990 के इलेक्शन पर नजर डालते हैं तो मतला अबर आलूद नहीं, बल्कि बिल्कुल साफ नजर आता है। 1970 और 88 में नाकामी के बाद 1990 में जो लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार की गई वो तो लाजवाब थी। न सिर्फ पैसे बल्कि ओहदों का भी जोर दिखाया गया। इलेक्शन करवाने के लिए निगरान वजीर आजम उन्हें बनाया गया जो 1988 के इलेक्शन में बेनजीर के खिलाफ थे, यानी IJI के सरबराह गुलाम मुस्तफा जतोई। सदर वही थे जिन्होंने करप्शन के इल्जाम में बेनजीर की हुकूमत गिराई थी, यानी गुलाम इसाक खान। सिंध में निगरान वजीर आला भी बेनजीर मुखालिफ लगाया गया, यानी जाम सादिक को। बल्कि आपको सुनकर हैरत होगी कि जाम सादिक खुद इस इलेक्शन में वजीर आला के उम्मीदवार थे। और फिर बेनजीर की हुकूमत गिराने वाले गुलाम इसाक खान के दामाद इरफान उल्लाह मरवत सिंध में वजीर दाखिला बनाए गए और यूं सारी फील्ड बेनजीर के खिलाफ सेट थी। फिर 24 अक्टूबर 1990 का दिन आता है। इलेक्शन का नतीजा 1988 से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। लेवल प्लेइंग फील्ड का जादू चल जाता है। 105 निशिस्तों के साथ नवाज शरीफ का पलड़ा भारी है और बेनजीर का पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद सिर्फ 45 निशिस्तें ले पाता है और यूं नवाज शरीफ पहली बार वजीर आजम बन जाते हैं। हम लोग आरिफ अलवी और ममनून हुसैन जैसे सदूर का बहुत मजाक उड़ाते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते, डमी सदर हैं, लेकिन आज का सदर पाकिस्तान इसलिए लाचार है क्योंकि वो कल बहुत ताकतवर था। जैसे कहते हैं जान जो थी वो दियो की वो उस तोते में थी जो प्रेसिडेंसी में था। मैं प्रेसिडेंट बन के मैंने वो तोते की, जैसे कहते हैं ना, गिची मरोड़ दी। सारे पावर्स पार्लियामेंट को बगैर पार्लियामेंट के मांगे मैंने दे दिए। लेवल प्लेइंग फील्ड के अगले मैदान में जाने से पहले जरा बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। बेनजीर की हुकूमत को चलता करने वाले सदर गुलाम इसाक खान को 3 साल बाद नवाज शरीफ भी खटकने लगे। जनवरी 1993 आया। आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ अचानक हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गए। सर पर दस्ते शफकत बरकरार रहे, इसलिए नवाज शरीफ चाहते थे कि कोर कमांडर लाहौर जनरल मोहम्मद अशरफ को कायम मकाम आर्मी चीफ लगा दिया जाए, मगर गुलाम इसाक खान ऐसा नहीं होने देते। उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए और आर्मी चीफ बना दिया जनरल अब्दुल वहीद काकड़ को। नवाज शरीफ ने भी जबान को लगाम नहीं दी, रेडियो और टीवी पर लाइव कह दिया मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, और साथ ही धमकी देते हैं कि वो 8वीं तरमीम करके सदर के इख्तियारात ही खत्म कर देंगे। अब गुलाम इसाक खान के पास एक ही रास्ता था कि इससे पहले कि उन पर हमला हो वो पहले हमला कर दें। अब ऐसा भी नहीं कि बेनजीर हमेशा रिसीविंग एंड पर ही हो, उनका टाइम भी आ ही गया।
बेनजीर ने मौके का फायदा उठाया और नवाज सरकार को गिराने के लिए गुलाम इसहाक खान से हाथ मिला लिया, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर ओपोजिशन के इस्तीफे तक जमा करा दिए। यहाँ गुलाम इसहाक खान ने वही पुराना राग चलाया, करप्शन, आइन की खिलाफ वर्जी और मुसल्लह अफवाज की अथॉरिटी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया और नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा कर दिया। मगर मियां साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, वजारत उज़्मा बहाल भी हो जाती है, लेकिन एक बड़े सियासी बहरान के बाद आता है काकड़ फार्मूला। सदर और वजीर आजम दोनों के ओहदे चले गए और फिर आता है एक और इलेक्शन। अब यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड किसके हक में होगी आप समझ गए होंगे। जी हाँ, आसिफ जरदारी कैद से आजाद कर दिए गए, बल्कि उन्हें निगरां वजीर भी बना दिया गया। अब हवाओं का रुख बेनजीर की तरफ है। IJI खत्म हो चुकी, काजी हुसैन अहमद ने भी नवाज शरीफ का साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी मुस्लिम लीग भी टूट गई। एक बनी मुस्लिम लीग चट्ठा ग्रुप और दूसरी मुस्लिम लीग नवाज। जैसे आज इमरान खान से बल्ले का निशान लेने की बातें हो रही हैं, वैसे ही 1993 में नवाज शरीफ से साइकिल का निशान छीन लिया गया और उन्हें मिला नया निशान शेर, जो उस वक्त नवाज शरीफ के लिए बड़ा धचका था, क्योंकि साइकिल उनकी पुरानी पहचान थी। बहरहाल ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ 6 अक्टूबर 1993 को इलेक्शन होते हैं और हैरत की बात यह है कि इस सब के बावजूद बेनजीर बहुत बड़ी अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई। उन्हें 65 सीटें मिली और मुस्लिम लीग नून को 56। पाकिस्तान में वैसे भी सिंपैथी का वोट तो मिलता ही है, शायद इस बार अवाम की हमदर्दियां नवाज शरीफ के साथ थी। बहरहाल हुकूमत बेनजीर ने ही बनाई, चट्ठा ग्रुप और आजाद अरकान के साथ मिलकर, और उन्होंने आते ही पहला सियासी पत्ता फेंका, अपनी ही पार्टी के रहनुमा फारूक लगारी को सदर बना दिया। वो अलग बात है कि आखिर में उनसे भी धोखा ही मिला, लेकिन उसके हाथों से 58 टूबी की तलवार नहीं ली। फिर एक वाकया पेश आता है 20 सितंबर 1996। वजीर आजम बेनजीर के सगे भाई मुर्तजा भुट्टो एक पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिए जाते हैं। तासुर पैदा किया जाता है कि जो वजीर आजम अपने भाई को ना बचा सकी, वो आम आदमी का तहफ्फुज़ कैसे करेगी। बेनजीर तो इस कत्ल का इल्जाम फारूक लगारी पर भी लगाती हैं। तो आपको लगता है कि जो प्रेसिडेंट थे मुर्तजा भुट्टो के असैसिनेशन के पीछे उनका हाथ था? जी, मैं समझती हूँ कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वही कातिलों को तसल्ली दे सकता था। दूसरी तरफ आसिफ कातिल का नारा भी बुलंद होता है। बेनजीर ने तस्लीम किया कि उनके भाई और शौहर में दूरियां थीं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आसिफ कातिल है। मुर्तजा को बताया गया था उसकी बीवी ने कि जरदारी भुट्टो का नाम खराब कर रहा है। उसको इतना ब्रेन वॉशिंग किया गया था कि वो समझते थे कि आसिफ हमें बदनाम कर रहे थे। हालात बिगड़ते चले जाते हैं, यहाँ तक कि अमेरिका का बयान भी आ जाता है कि पाकिस्तान में कोई उसका फेवरेट नहीं, हर रहनुमा काबिल कबूल होगा। समझे, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और देने का इजाजतनामा आ गया। और फिर आती है 5 नवंबर 1996 की रात। बेनजीर बेखबर सो रही थी। रात 1:30 बजे वजीर आजम हाउस की फैक्स मशीन की घंटी बजती है, और ये घंटी असल में खतरे की घंटी थी। फैक्स मशीन से जो पर्चा निकला वो ऐवान सदर का हुक्मनामा था। बेनजीर को वजारत उज़्मा के ओहदे से हटा दिया गया है और असेंबली तोड़ दी गई है, और फिर मुल्क बढ़ता है अगले इंतखाबात की तरफ। लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने वाले अब अपने तजुर्बों से सीखते जा रहे हैं और हर बार पहले से बेहतर प्लानिंग तैयार करते हैं। घोड़े को ले आओ, उसको दूध पिलाओ। घोड़े को ले आओ जो दूध पीता है, जो मामलेट खाता है, जो शहद खाता है। सुर्ख लिबास, सफेद स्कार, खतरे और अमन के अलामती रंग जेबतन की हुई बेनजीर किन घोड़ों का जिक्र कर रही हैं? पीटीवी के साबिक डायरेक्टर न्यूज खालिक सरगाना लिखते हैं कि बेनजीर के वजीर आजम हाउस छोड़ जाने के बाद आए निगरां वजीर आजम मलिक महराज खालिद। उन्होंने उस वक्त के डायरेक्टर न्यूज पीटीवी हबीबुल्लाह फारूकी को हुक्म दिया कि वजीर आजम हाउस में मौजूद घोड़ों के अस्तबल शूट करें, जिन्होंने इस काम के लिए खालिक सरगाना को वजीर आजम हाउस भेजा, जहां महंगे तरीन घोड़ों का एक अस्तबल था। पता लगा कि एक घोड़ा ऐसा भी है जो 1 करोड़ रुपए का है। मुलाजमीन ने बताया ये घोड़े दूध पीते हैं, शहद खाते हैं, सेब खाते हैं और उनके अस्तबल में एसी भी लगे हुए हैं। और ये सब दिखाने का हुक्म उस वक्त के निगरां वजीर आजम दे रहे हैं, जिनका काम ये नहीं इलेक्शन कराना है, मगर वो निकल पड़े मिशन एहतसाब पर, या यूं कह लीजिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर्मूले पर। तो बेनजीर की पिछली हुकूमत बदनाम होती चली गई। फिर गिरफ्तारियों का आगाज हुआ, कई अहम रहनुमा जेल गए, और इन्हें तो आप जानते ही होंगे। रहमान मलिक उस वक्त FIA के डायरेक्टर जनरल थे, अपने ऑफिस में काम में मसरूफ थे कि अचानक दरवाजा खुला और अपने ही मातहतों ने गिरफ्तार कर लिया। एहतसाब का दायरा फैलता गया और बेनजीर के हुकूमती इत्तेहादियों तक पहुंच गया। मौलाना फजल रहमान पर इल्जाम लगा कि उन्होंने डीजल के परमिट में कमीशन खाया है, और ये ताना आज तक उन्हें मिलता है। बहरहाल 1997 के इलेक्शन से पहले बेनजीर इंतखाबी मुहिम में नहीं, बल्कि एहतसाब से बचने के लिए अपने दिफा में मसरूफ नजर आई। इलेक्शन में क्या होने वाला है उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था।
जमात इस्लामी